नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की आज की सीरीज़ में हम दूसरी पीसीएस परीक्षाएं और जो यूपीएससी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी की आगामी प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसको ध्यान में रखकर हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को शुरू किया है। इसके तहत हम सबसे पहले आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो आधुनिक भारत का जो आपका सत्र है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वह है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जो बीपीएससी में पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उन पर चर्चा की। फिर उसके बाद बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा गया उस पर हमने चर्चा करने के साथ यह भी देखने का प्रयास किया कि उस पर आने वाले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमने भी आपके साथ चर्चा की। आज के इस सत्र में हम मुख्य रूप से जो आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन रहा है उन यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में जो दूसरी पीसीएस परीक्षाएं आदि हैं या फिर जो यूपीएससी की परीक्षा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। यानी आज के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो जो यूपीएससी और दूसरी पीसीएस परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे और इनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीपीएससी में आगामी परीक्षा में क्वेश्चंस को पूछ लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा कालीपट पर किस वर्ष में आया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में देखा गया वो थे पुर्तगाली, और इसके संदर्भ में वास्को डी गामा का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है जो 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर देखा गया। यानी वह 1498 में कहाँ पे आ रहा है, तो कालीकट के तट पर आ रहा है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1498। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन दूसरी पीसीएस परीक्षाएं पूछा गया है और इसमें आप देखिए कि पुर्तगाली गवर्नर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने पिछली क्लास में इसको लेकर चर्चा की थी और जब पुर्तगाली गवर्नरों की बात की जाती है तो इसमें 3 पुर्तगाली गवर्नर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सबसे पहले गवर्नर जो हैं वो रहे हमारे अल्मीडा, जो दूसरे हैं वो हैं आपके अल्बुकर्क और जो तीसरे हैं उसमें नीनो दी कुन्हा का नाम आपको ध्यान रखना है। नीनो दी कुन्हा का नाम आपको ध्यान रखना है। इनमें भी जो अल्मीडा थे वह पहले पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं और इनके द्वारा जिस नीति का पालन किया गया उसी को ब्लू वाटर नीति के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए अल्मीडा। इसी से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। वास्को डी गामा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी है, तो बेसिकली उसका संबंध पुर्तगाल से है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत की खोज किए जाने के संदर्भ में वह 1498 में भारत आता है और वह कहाँ पे आएगा, तो वह आएगा कालीकट में। अब कालीकट में उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कालीकट में उसका जो स्वागत किया गया है वो जमोरिन के द्वारा किया गया है जो एक शासक था। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी जमोरिन। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह वाला जो क्वेश्चन है यह है यूपीएससी के द्वारा आईएएस में सन 2000 में पूछा गया था और इसमें विविध प्रकार के जो समुद्री यात्री हैं उनसे पूछा गया क्वेश्चन है और वे किस देश से संबंधित हैं इसका आपको क्या करना है, तो इसका सुमेलन करना है। जैसे कि वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। अभी जैसे हमने आपको बताया कि वास्को डी गामा का संबंध किससे है, तो वास्को डी गामा का संबंध है पुर्तगाल से। यानी ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि केवल बी ही विकल्प एक ऐसा विकल्प है जिसमें ए का 2 दिया हुआ है। यानी मात्र एक ही ज्ञान से हम जो है इस उत्तर को निकाल सकते हैं।
यदि हम इसको आगे सुमेलित करें तो आप देख सकते हैं कि कोलंबस का संबंध किससे जोड़ा गया है? स्पेन से जोड़ा गया है। हालांकि कोलंबस के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि कोलंबस निवासी तो कहाँ का था? तो वह इटली का निवासी था। हालांकि उसको सामुद्रिक यात्रा आदि किए जाने के संदर्भ में जो आर्थिक सहायता दी गई थी वो कहाँ से दी गई थी? तो उसको स्पेन से आर्थिक सहायता दी गई थी। यानी जो आपका कोलंबस है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। वह कहाँ का निवासी है? वह निवासी है इटली का, लेकिन सामुद्रिक अन्वेषण किए जाने के संदर्भ में उसे सहायता कहाँ से मिल रही है? तो उसे आर्थिक सहायता मिल रही है स्पेन से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। यानी कैप्टन कुक किससे संबंधित है? तो ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। और कैप्टन कुक का जो आप कह सकते हैं जो खोज करता है उसने कहाँ की खोज की है? तो उसे सामान्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया की खोज से संबंधित माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज से संबंधित माना जाता है। वहीं जो तस्मान है वह किससे संबंधित है? तो वह हॉलैंड से संबंधित है। और ये मुख्य रूप से किसकी खोज से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड देश है उसकी खोज से संबंधित इसको माना जाता है। साथ ही तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का भाग है, उसका नाम भी तस्मान के नाम पर ही पड़ा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में है और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला जो यात्री था वो पुर्तगाल का नहीं था। इससे संबंधित हमने जो है चर्चा पिछली बार की थी। हमने आपको बताया था कि बिहार के क्षेत्र में आने वाले बहुत से यूरोपीय यात्री रहे हैं और इसमें ब्रिटिश यात्रियों के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो हमने राल्फ फिच के बारे में बात की थी, हमने जो है जॉन मार्शल के बारे में बात की थी और साथ ही साथ हमने पीटर मुंडी के बारे में भी बात की थी। यानी पीटर मुंडी कौन सी नेशनैलिटी का है? तो वह इंग्लैंड का है। और यही कारण है कि पीटर मुंडी किससे संबंधित हो जाएगा? तो इंग्लैंड से हो जाएगा। यानी वो पुर्तगाल देश का यात्री नहीं है। यानी यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, पीटर मुंडी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पीटर मुंडी के साथ ही जॉन मार्शल के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है आपको ट्रेवर्नियर के बारे में पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है ये कुछ ऐसे यात्री रहे हैं जिनका संबंध बिहार आदि क्षेत्रों से है। आपसे जो है मैनरीक के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे जो है मैनरीक के अलावा जो राल्फ फिच है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे विदेशी यात्री हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में बिहार से रहा है और ये आपसे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। हमने पिछले वीडियोस में इसको रिलेटेड चर्चा भी की थी, जिसे आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वह आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति रही उसका वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज की जॉर्ज ऑक्सडन। आपको ध्यान रखना है कि जब हम गवर्नरों की बात करते हैं तो अभी जैसे मैंने बताया पुर्तगाली गवर्नरों में अल्मीडा महत्वपूर्ण है। और अल्मीडा क्या है? तो वह पहला पुर्तगाली गवर्नर है और ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है। जो दूसरा महत्वपूर्ण गवर्नर है उसका नाम है अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क के संबंध में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे वास्तविकता में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी के काल में क्या हुआ था कि 1510 में तो जो गोवा का क्षेत्र था वह पुर्तगालियों के नियंत्रण में आया था और इसको इन्होंने जो है बीजापुर के आदिल शाही शासकों से छीना था। यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, अल्बुकर्क जो है वह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है यह यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपसे गलत कथन के बारे में पूछे की ये अपेक्षा रखता है। पहला विकल्प क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में
गोवा पर कब्जा किया। अभी मैंने आपको बताया कि गोवा पर कब्जा किसके काल में हुआ था, तो वह व्यक्ति है अल्बुकर्क, और इसने कब गोवा पे कब्जा किया, तो 1510 में। और यह जो गोवा पर कब्जा किया गया था ये किससे उनने लिया था, तो बीजापुर का जो आदिल शाही शासक है, बीजापुर का जो आदिल शाही शासक है जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उससे जो है उन्होंने क्या किया था, तो गोवा से कब्जा किया था। यानी पहला ही जो विकल्प हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और चूंकि आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो हमारा विकल्प है वो हमारा सही नहीं है और उत्तर हो जाएगा हमारा ए। यानी बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। इसको आप याद कर सकते हैं और ये आपसे अगले आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थान बेहद महत्वपूर्ण हैं जो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इसमें आप कोचीन का नाम याद रखेंगे, आप इसमें जो है कन्नानौर का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा आप इसमें गोवा, दमन दीव, गोवा, दमन दीव, सास्ती, बसई, चौल, इसके अलावा इसमें आप सेंट थॉम का नाम याद रखेंगे, सेंट थॉम का नाम याद रखेंगे और साथ ही साथ आप इसमें हुगली का नाम भी याद रख सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे पुर्तगालियों ने स्वयं को अवस्थित किया था और सबसे पहले उन्होंने जो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो कहाँ पे किया था, तो कोचीन के क्षेत्र में किया था। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके अलावा उनके अन्य सेटलमेंट्स और जो आप कह सकते हैं फोर्ट्स वगैरह भी जो हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी थे, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि कन्नानौर का नाम आपको ध्यान रखना है, गोवा, दमन दीव का नाम याद रखना है, सास्ती, बसई, चौल का नाम याद रखना है। सास्ती को कहा जाता था सालसेट, सास्ती को कहा जाता था सालसेट, बसई को कहा जाता था बसीन, ठीक, और चौल का क्षेत्र याद रखेंगे। इसके अलावा सेंट थॉम का क्षेत्र आप याद रखेंगे, ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, यानी दक्षिण भारत में है। और हुगली का क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे जो कहाँ पे है, तो बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित है। ये कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले सालों में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नाम है वो हुगली का नाम है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हुगली का क्षेत्र है वो बंगाल में है और बंगाल में क्या था, पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। यानी इसी क्वेश्चन से आप सीधा निकाल सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, हुगली। और इस पे बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हुगली का प्रयोग जो है एक तरीके से समुद्री डाके वगैरह डालने के लिए किया जाता था। यही कारण है कि शाहजहां के काल में जो है पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उनको वहाँ से भगा दिया गया था। और ये जो घटना है ये किसके समय की है, तो ये शाहजहां के समय की है और लगभग ये बात जो है वो 1632 के आसपास की है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि चिंसुरा जो है वो क्षेत्र किससे संबंधित है, तो वह डचों से संबंधित है। और जो श्री रामपुर है वह डैनिश लोगों से संबंधित है। वहीं दूसरी ओर जो बांदेल का क्षेत्र है, बांदेल के क्षेत्र में भी आप ध्यान रखेंगे कि यह जो है ये हुगली के पास हुआ करता था। बांदेल का जो क्षेत्र है यह हुगली के पास हुआ करता था और इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के द्वारा एक चर्च का निर्माण किया गया था लगभग 1599 के आसपास। और इसे बंगाल के सबसे पुराने चर्चों में से एक माना जाता है जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। इसे बांदेल चर्च के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगाली और कौन कौन सी शक्तियाँ जो हैं वो पांडिचेरी पर कब्जा की अथवा नहीं की, इससे संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पांडिचेरी जिसे वर्तमान पुदुचेरी कहा जाता है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति पुर्तगाली थे,
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। पांडिचेरी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पांडिचेरी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी बस्तियों के लिए जाना जाता है। पांडिचेरी हो गया, यमन हो गया, माहे हो गया, कराईकल हो गया, या बंगाल में चंद्रनगर हो गया। पांडिचेरी के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी बस्ती होने के बावजूद आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इस पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति रही थी वो कौन सी रही थी? तो पुर्तगाली रहे थे। उसके बाद इस पर जो है डचों का भी कब्जा रहा, साथ ही इस पर कुछ समय के लिए ब्रिटिशों का भी कब्जा रहा था। हालांकि बाद में ये जो है फ्रांसीसियों को वापस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये कथन गलत है। और इसका मतलब अगर मैं तीसरा हटा दूँ तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी केवल पहला जो है वो हमारा सही है और उत्तर हो जाएगा हमारा ए। यानी पांडिचेरी के संदर्भ में आप क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कौन कब्जा कर रहे हैं? तो पुर्तगाली कर रहे हैं। फिर इसके बाद इस पर जो है डचों का भी कब्जा रहा है, ब्रिटिशों का भी कब्जा रहा है। हालांकि बाद में पांडिचेरी का जो क्षेत्र है वह फ्रांसीसी बस्ती के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से याद किया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी। और इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, जॉब चारनाक। आपको ये ध्यान होगा जब हमने बिहार में यूरोपीय कंपनियों की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि 1664 में जो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी, ठीक है, जो ब्रिटिश फैक्ट्री हुआ करती थी बिहार के क्षेत्र में, उसका प्रधान जो है वह कौन बना था? तो जॉब चारनाक बना था। और बाद में 1690 और उसके बाद कलकत्ता की संस्थापना में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, जॉब चारनाक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये यूपीएससी में 94 में पूछा गया है, 94 में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोग संयुक्त रूप से पूंजी लगाकर उस कंपनी के शेयरधारक बनते हैं और वह जो है संयुक्त रूप से उस कंपनी में लाभ होगा या हानि होगा उसमें संयुक्त रूप से उसमें भागीदार होते हैं। ठीक है, इसे एक तरीके से जॉइंट वेंचर कंपनी भी कहा जाता है। और जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना में सबसे पहले जो है वह ब्रिटिशों का योगदान रहा, जिसमें इन्होंने 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को किया। फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर कंपनी के संदर्भ में सन 1602 आपको ध्यान रखना है, जिसमें डचों के द्वारा जो है अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई। यानी सबसे पहली संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी हो जाएगी? तो ब्रिटिशों वाली हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा है। यानी इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, डच। अगर इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती तो सही उत्तर क्या होता? तो होता हमारा ब्रिटिश। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यह भी यूपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह आपसे पूछा गया है और ये कोच्चि के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो कोच्चि के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि कोच्चि कहाँ पे अवस्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है। और केरल के क्षेत्र में जो सबसे पहली पुर्तगाली शक्ति के बारे में आप जानते ही होंगे, सबसे पहली यूरोपीय शक्ति कौन आए? तो पुर्तगाली आए। और पुर्तगालियों ने क्या किया कि यहाँ पे विविध क्षेत्रों में अपनी बस्तियों को स्थापित किया। यानी सबसे पहली बस्ती जो स्थापित की होगी किन्होंने की होगी? पुर्तगालियों ने की होगी। बाद में फिर क्या हुआ कि इन पुर्तगालियों को किनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो डचों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और उन्होंने क्या किया था? तो आधुनिक कोच्चि में एक फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था।
यानी बी वाला जो कथन है वो हमारा सही है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फोर्ट विलियम्स और जो फोर्ट विलियम है वो दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि जो ब्रिटिशों का जो आप कह सकते हैं, ब्रिटिश का जो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में आप कह सकते हैं जो किला है उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम, और सन 1700 के बाद से ही महत्वपूर्ण रूप से एक प्रेसिडेंसी टाउन के रूप में उभरा। वहीं दूसरी तरफ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि डचों के द्वारा भी मुख्य रूप से जो हमारा कोच्चि का क्षेत्र है, उस कोच्चि के क्षेत्र में एक फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? तो फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया गया था। और ये जो है डचों की एक महत्वपूर्ण बस्ती है। इसे विलियम्स फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विलियम्स फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में इसे टीपू सुल्तान का किला भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में इसमें टीपू सुल्तान ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो फोर्ट विलियम्स और फोर्ट विलियम, इन दोनों को जो है आपको कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों का संबंध किन किन शक्तियों से है यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ब्रिटिशों ने कलकत्ता में किसका निर्माण कराया? तो फोर्ट विलियम का निर्माण कराया, और सन 1700 के बाद ये महत्वपूर्ण रूप से किस रूप में उभरा है? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक प्रेसिडेंसी टाउन के रूप में उभरा है। इसी प्रकार से डचों के द्वारा कोच्चि में किसका निर्माण करवाया गया था? तो फोर्ट विलियम्स, या इसको विलियम्स फोर्ट कहते हैं। इसे टीपू सुल्तान के किले के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला भी जो क्वेश्चन है यह यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको ये बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। पहला क्या है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। आपको ध्यान रखना है कि जो गजपति शासक हैं वे मिडीवल हिस्ट्री में हुआ करते थे, और इनका जो आप कह सकते हैं समापन है, इनका जो वंश का पतन है वह 16वीं शताब्दी में ही हो गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में ही जो है इनका डिक्लाइन हो गया था। और डच मुख्य रूप से कब आए हैं? तो डच मुख्य रूप से 17वीं सेंचुरी में आए हैं। कब आए हैं? 17वीं शताब्दी में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डच आए तब उससे पहले ही गजपति शासक का पतन हो गया था। इसका मतलब पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं पहला वाला हटा दूं, तो देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मात्र एक कथन का पता करने से ही मैं सीधे उत्तर पे पहुँच गया, और हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। यानी सही कौन सा है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अभी मैंने आपको बताया, एकदम बात सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई ज़मीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। यह भी कथन एकदम सही है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? भारत में राष्ट्रीय गौरव की जो भावना है उसकी कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उन्हें अपनी में सेवा में लगा सकता था, कि उपर्युक्त तीनों। तो भारत में अंग्रेज क्यों जीत गए, भारतीय क्यों हार गए, इसके जो है तीनों के कारण जो हैं उत्तरदायी हैं। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ की ऑस्टेंड कंपनी। आप ये ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है ए, लीवेंट कंपनी। यह जो लीवेंट कंपनी है यह 1593 में स्थापित की गई थी, और इसको जो है थल मार्ग से, यानी जल मार्ग से नहीं,
थल मार्ग से जो है भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। हालांकि ये सफल नहीं हो सकी। उसके बाद कुछ और कंपनियों की स्थापना हुई, जिसमें सन 1600 में स्थापित की गई जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले भी लीवेंट कंपनी बनी थी जो असफल रही थी, यानी ये इससे पहले स्थापित हुई, इसलिए सबसे पहले स्थापना में किसका नाम आ जाएगा? लीवेंट का आ जाएगा। हालांकि सफल कौन हुई है? तो ये 1600 वाली कंपनी। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वह आपसे यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था या थे? भरूच, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली। आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि सन 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद 1608 से इनकी भारत यात्रा शुरू होती है। सन 1609 में जो है आपको ध्यान रखना है कि ये अपना पहला प्रतिनिधि मुग़लों के दरबार में भेजते हैं, विलियम हॉकिंस। और फिर उसके बाद ये 1609 से लेकर लगभग 1611 तक रहता है मुग़ल दरबार में। हालांकि ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1612 के आसपास जो है आपको ध्यान रखना है, 1612 और 1613 के आसपास जो है यह पुर्तगालियों से अपना संघर्ष करेंगे, बैटल ऑफ सॉली में जो है विजय प्राप्त करेंगे। और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे तो सूरत में अपना एक स्थायी कारखाना लगाएंगे। ठीक है, तो 1612-13 में इन्होंने सूरत में अपने कारखाने को स्थापित कर लिया। इससे पहले हालांकि उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में जो है अपने को अस्थायी टेम्परेरीली स्थापित किया था। बाद में इन्होंने स्थायी रूप से अपने आप को स्थापित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1615 में एक दूसरे दूत को जो है यह मुग़ल दरबार में भेजते हैं, जिसका नाम था थॉमस रो। वह भी कोशिश करता है कि हम जो है अंग्रेज़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं वगैरह प्राप्त कर सकें। वह पूर्ण रूप से जो सफल नहीं रहता, लेकिन फिर भी आगे आने वाले सालों में जो अंग्रेज़ है वह काफ़ी सारे क्षेत्रों में अपनी बस्तियां आदि स्थापित करते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स आदि स्थापित करते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें भड़ोच का, या जिसे भड़ूच कहते हैं, उसका स्थान है। इसमें जो है अहमदाबाद का महत्वपूर्ण स्थान है, अहमदाबाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जो है आगरा का क्षेत्र आपको याद रखना है। इसमें जो है बुरहानपुर का क्षेत्र आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उन्होंने लगभग 1625 के आसपास तक अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी। और ये जो क्वेश्चन पूछा है क्या है तो 17वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश यानी 1625 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित की गई थी। तो इसमें भरूच सही है, लेकिन चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली ये सही नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि भरूच, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर, इसके अलावा सूरत, मसूलीपट्टनम, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी। इसका मतलब चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली इसमें नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मतलब पश्चिमी क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान, पश्चिमी मुख्यालय भी इसे कह सकते हैं, पश्चिमी मुख्यालय। और ये शुरुआत में कहाँ था? तो ये सूरत में स्थापित किया गया था। कहीं कहीं ये 1612 डेट मिलती है, कहीं कहीं इसकी डेट 1613 भी मिलती है। ठीक है, ज़्यादा सही वैसे 1613 है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1660 के दशक तक आते आते सूरत का स्थान कौन ले लेगा? तो बम्बई ले लेगा। और ये बम्बई जो है इन्हें वास्तव में कैसे प्राप्त हुआ था? तो जो ब्रिटेन के महाराजा हैं चार्ल्स द्वितीय, उनकी जो विवाह है वो होता है पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, और बदले में उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त होता है, जिसे बाद में 10 पाउंड के वार्षिक किराए नाम मात्र पर किसको दे देते हैं? कंपनी को। ठीक, तो बाद में सूरत का स्थान कौन ले लेगा? बम्बई ले लेगा। लेकिन शुरुआत में कौन है मुख्यालय? तो सूरत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरत। ठीक, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, अगर हम पूर्वी मुख्यालय की बात करें, पूर्वी की बात करें तो वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा कलकत्ता।
अगर हम दक्षिण की बात करें तो वो क्या रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे वो रहेगा मद्रास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी कौन सा है, बम्बई है। पूर्वी कौन सा है, कलकत्ता है। और दक्षिणी कौन सा है, तो वो मद्रास है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। आपको ध्यान रखना है, यह मैकाले का स्टेटमेंट है। ठीक है, थॉमस मैकाले का यह स्टेटमेंट है और थॉमस मैकाले मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे इनका हस्तक्षेप आपको याद रखना है, जैसे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रवर्तक करने में, अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में विधि व्यवस्था के संदर्भ में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है और सिविल सेवा के संदर्भ में भी जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसका संबंध मैकाले से है, ये आपसे पूछ सकता है। अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में, विधि व्यवस्था के संदर्भ में, और आप कह सकते हैं इसमें विधि व्यवस्था या विधि संकलनकर्ता के रूप में, जिसे कहते हैं विधि व्यवस्था या विधि संकलनकर्ता के रूप में, और सिविल सेवा के संदर्भ में भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो 3 क्षेत्रों में इनका हस्तक्षेप रहा और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मैकाले, बी हमारा इसमें सही उत्तर है। अब देखिए वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यह जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यह जो है एला शैपल या एक्स ला शैपल की संधि से है और आपसे पूछा है कि एक्स ला शैपल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों ही कथन सही हैं। जब हम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो कर्नाटक युद्ध के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह 1746 से 48, 1746 से 48, 1749 से 54, 46 से 48, फिर उसके बाद 1749 से 54 और 1758 से 63 में जो है ये 3 युद्ध लड़े गए। इसमें जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं उसमें एक है, उसे कहते हैं एला शैपल की संधि, एला शैपल या एक्सला चैपल की संधि भी उसे कहते हैं, एला शैपल या एक्सला चैपल की संधि। दूसरा जो है वो पांडिचेरी की संधि है। दूसरा कौन सा है, तो वो पांडिचेरी की संधि है। और तीसरा जो है वो मुख्य रूप से कौन सी है, तो पेरिस की संधि है। ये कुछ ऐसी संधियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पहला जब युद्ध ख़त्म हुआ तो पहला युद्ध ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः वापस मिल गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों के दोनों क्या हैं, तो वो सही हैं। तो कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आप ये ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कि आखिर कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जो हैं वो क्यों हार गए, अंग्रेज़ क्यों जीत गए। तो अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार जनशक्ति का मिलना और अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों के दोनों कारक महत्वपूर्ण रहे हैं अंग्रेज़ों की विजय के। और हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों जो है इसका सही उत्तर है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस में 2012 में। और आपसे ये पूछा गया है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं इसमें से अंग्रेज कौन कौन सी चीज़ लाए थे। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मृदा का स्वरूप है और उपज के गुणों के आधार पर जो भूमि राजस्व का मूल्यांकन है वो मुग़ल काल में भी होता था। ठीक, इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग है वह भी जो है मुग़ल काल में देखा गया था, यानी पहला दूसरा तो नहीं है। साथ ही तंबाकू और लाल मिर्च की खेती का जो आप कह सकते हैं योगदान है उसमें किसका स्थान आता है, तो पुर्तगाली शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान आता है। यानी
तीनों के तीनों विकल्पों में से अंग्रेजों की भारत को देन इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई भी देन ऐसी नहीं है जो अंग्रेजों की है, या तो पहले से भारत में विद्यमान थी या पुर्तगाली शक्ति के द्वारा वो लाई गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें जो बस्तियां हैं वो किस किस के अधिकार में थी आपसे पूछा गया है। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, गोवा किसके अधिकार में रहा होगा, तो पुर्तगालियों के अधिकार में रहा होगा, यानी बी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यानी एक ही ऑप्शन अगर आपको पता हो तो आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब क्या हुआ कि पांडिचेरी का संबंध किससे है, तो फ्रांसीसियों से है, ठीक, यानी ए का दूसरा। और ट्रांकुबार, इसको आप ध्यान रखेंगे, ट्रांकुबार का संबंध किससे है, या फिर यहाँ पे श्री रामपुर भी नाम याद रख सकते हैं, ट्रांकुबार, श्री रामपुर, उसको फ्रेडरिक नगर भी बोला जाता है, ये भी है। तो ये तीनों किससे संबंधित हैं, तो ये मुख्य रूप से डैनिश से संबंधित हैं या डैन से संबंधित है। इसके अलावा सद्रास, ये क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, तो डचों से संबंधित है। और सद्रास आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और इसमें आपको मद्रास से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, मद्रास का संबंध ब्रिटिशों से है, सद्रास का संबंध किससे है, तो डचों से है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा है और इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं और पुर्तगाली हैं, और इसमें से कौन पहले आया है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, यानी 1498 में, तो 4 सबसे पहले होगा। और केवल एक जानने के आधार पर ही आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी। यानी उसके बाद फिर किसका स्थान है, तो 2 नंबर, यानी डचों का। डच कब आए हैं, तो 1605 में जो है आए हैं। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। फिर अंग्रेज का, इनका जो आगमन है वो 1608 में है। और फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसी, इनका जो आगमन है वो 1664 में है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो उनके आगमन का क्रम है और जो उनके फैक्ट्री स्थापना का क्रम है, कंपनी स्थापना का जो क्रम है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आगमन के क्रम के बारे में बात करूं, आगमन क्रम के बारे में बात करूं, तो इसमें सबसे पहले पुर्तगालियों का स्थान आएगा। पुर्तगाली कब आए, तो 1498 में आए। फिर जो है डचों का स्थान आएगा। डच कब आए, तो 1605 में आए। फिर जो है ब्रिटिश का स्थान आएगा। ब्रिटिश कब आए, तो 1608 में आए। फिर उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि इसमें डैनिश का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कब आए हैं, तो 1616 में आए हैं। और फिर उसके बाद इसमें फ्रांसीसी का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कब आए हैं, तो 1664 में आए। लेकिन अगर हम इसमें कंपनी क्रम की बात करें कि कंपनी कब इन्होंने स्थापित की, तो इसमें जो है थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आएंगे, जिन्होंने 1498 में अपनी कंपनी स्थापित की थी। लेकिन उसके बाद फिर ब्रिटिशों का स्थान आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशों ने सन 1600 में, इन्होंने 1498 में, इन्होंने सन 1600 में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर उसके बाद आएगा डचों का स्थान, जिन्होंने 1602 में की है। और फिर उसके बाद वही क्रम रहेगा, डैनिश आ जाएंगे फिर 1616 में। और फिर जो है इसमें फ्रांसीसी आ जाएंगे सबसे लास्ट में 1664 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन का क्रम थोड़ा सा अलग है, और जो उनकी कंपनी स्थापना का क्रम है वो थोड़ा सा अलग है। और ये दोनों पे जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस तरीके से हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित, बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, और संभावित क्वेश्चंस की भी जो है हमने चर्चा की।
मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में लाभ देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।